अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट राजेंद्र शाह है। जी मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ। जी। रहने वाला मैं बिहार का हूँ और यहाँ करीब 20 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। सर राजेंद्र जी, यहाँ पर वी द पीपल का जिस प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं, लगभग सभी लोग भारत के जो नागरिक हैं, हर तरीके के संगठन, आपको भी शायद पता ही होगा कि दसियों लाख संगठन बन चुके हैं, मगर एक मंच पर आने की बात नहीं करते। और संविधान की जिस तरीके से अवहेलना हो रही है, हम जिसकी बात करते हैं बचाने की, उस पटल पर आखिर इकट्ठा होने की जो सोच है वो क्यों नहीं बन पा रही? सबसे पहले आप जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो हमें फार्मूला दिया है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो एजुकेट का मतलब आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि क्या होता है। हम हर बार इसे कहते हैं शिक्षित बनो। हम बनते आ रहे हैं 70 सालों से। संविधान लागू हुआ 70 साल हुआ और 70 साल से हम अभी तक एजुकेट नहीं बन पाए हैं। क्यों? एजुकेट का मतलब नहीं समझ पाए हम। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो, हम कहते हैं शिक्षित बनो, यही फर्क है। और जब तक आप मतलब समझ में नहीं आएगा आपको, तब तक आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। अगर आप शिक्षित करो वाला होगा तो पहले आप बनेंगे तो करेंगे, वो जिम्मेदारी का काम है। शिक्षित करना जिम्मेदारी काम है। हर आदमी जिम्मेदारी से भाग रहा है और बनने तक सीमित हो गया है और 70 साल में वो ना बन पाया ना किसी को बना पाया। तो सबसे पहले शिक्षित करो, इसका मतलब होता है, और ये डुअल काम है, बनना और बनाना। दूसरा है एजिटेट। एजिटेट का मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप सड़कों पर झुंड लेकर आइए और वहाँ हंगामा करिए। ये एजिटेट एक अंग्रेजों के टाइम होता था, वहाँ एक दूसरी बात थी उसका मतलब। यहाँ दूसरी बात है, वहाँ आपके पास विकल्प नहीं था। अंग्रेज शासक थे, आप शासक नहीं थे, तो आप उसके सामने आपका सिर्फ एक एजिटेट करने का, विरोध करने का, प्रदर्शन करने का आपके पास एकमात्र विकल्प था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद आपके पास विकल्प है शासक बनने का। तो आप अगर विरोध इस तरह से करेंगे तो कल अगर शासन में आप आएंगे तो आपका विरोधी यही काम करेगा और वो आपसे 10 गुना पावरफुल है। तो क्या आप उसके सामने टिकेंगे फिर उस विरोध में? तो आपका रास्ता गलत है, संविधान आप समझ नहीं पा रहे हैं। एजिटेट का मतलब यही है कि आप अपने वैचारिक क्रांति से एक होइए। बहुजनों का जो एजिटेशन का मतलब होता है कि आपका जो विकल्प है उसके लिए आप विचारों से कितना एक हैं, उसके लिए खड़ा होइए, वो है आपका एजिटेशन। तीसरी बात उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित हो। लेकिन आज 6743 जातियों के हजारों संगठन बन गए। ऑर्गेनाइज के नाम पर संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये बाबा साहब का काम था। उनका मकसद था आपको इकट्ठा होना है एक बैनर के तले। एक बैनर आपका होना चाहिए था बहुजन का, और उसके तले आपका एक संगठन होना चाहिए था। ये मैं मानता हूँ कि हर आदमी, एक व्यक्ति पूरे ऑल पैन इंडिया एक संगठन नहीं बना सकता। ठीक है, आपने लोकल लेवल पर बना लिया। हर संगठन बनाने के लोग कम से कम 7 लोगों की जरूरत पड़ती है उसके रजिस्ट्रेशन में। अगर आप लाख संगठन है तो 7 लाख आप पदाधिकारी तो हैं। तो क्या कभी इतने संगठन के पदाधिकारी जो जागरूक कहते हैं अपने को एजुकेटेड कहते हैं, अपने को एजुकेटेड कहते हैं, क्या वो कभी अपने में ऑर्गेनाइज हो पाएंगे? अगर ये 7 आदमी भी इकट्ठा होते तो 1 लाख संगठनों के 7 लाख पदाधिकारी सिर्फ इकट्ठा होते, और अगर 7 लाख पदाधिकारी इकट्ठा होते तो उनके समर्थक 7 करोड़ अपने आप हो जाता है। तो आपने अभी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कर दी है कि जिस तरीके से संगठन पर संगठन बनते जा रहे हैं, पदाधिकारी बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुजन जिनकी हम बात करते हैं वो आज भी सत्ता पे काबिज नहीं है। कारण कि उनके अंदर भटकाव है। इसका फायदा जो कि है मनुवाद उठाता। अभी एक बात और चल रही थी मनुवाद और अम्बेडकरवाद की, तो आपको क्या लगता है कि इस समय मनुवाद हावी है या अम्बेडकर हावी होने जा रहा है? सच तो ये है कि जो बहुजन वर्ग है वो कहने को तो अम्बेडकरवाद है, लेकिन वो व्यवहारिक में मनुवाद है। वो नाम का अपने को कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन उसके सारे कर्म पाखंड जो है पूरा मनुवादी है। तो एक व्यक्ति का कथनी और करनी में जब खुद का अंतर है तो वह व्यक्ति तो हारेगा ही हारेगा, वो कभी जीत नहीं सकता है। जीतने वाले का एक लक्ष्य और उस लक्ष्य के प्रति उसका एक मतलब कि प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन कार्य कुछ
और सोच कुछ अगर है आपका, तो फिर ये एक दिखावा के सिवा कुछ नहीं है, और इससे आपको कुछ हासिल होने नहीं वाला है। और आप जीत तो क्या, आप हार के ही मुंह अपने साथ देखते रहेंगे। जो 3% मनुवादी आप बोल रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है, और वही लक्ष्य के इर्द गिर्द वो काम करते हैं, और उसमें ये हमारे ही जो 90% लोग हैं उसको अपना वो लठैत बना चुके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इसके लिए। उन्होंने बहुत सारे शिशु निकेतन बनाए, भवन भारती स्कूल बनाए, DAV कॉलेज खोल रहे हैं मनुवादियों ने। वो जानता है कि हमको भारत को प्राइवेटाइज करना है और सरकारी तंत्र को ख़त्म करना है, तो अपना एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया है, अपना सारा संस्थान को पैरेलल खड़ा कर दिया है। हमारे लोगों को वहाँ ले जाते हैं शिशु क्लास में, और वहाँ पर वो ब्रेन वॉश करते हैं उनको, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम के नाम पे। हमें लगता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाने ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ वो लठैत बना रहे हैं। और वही बच्चा जब 15, 16 साल, 18 साल का होता है तो 1 नंबर का RSS बन के निकलता है, और हमारे ही बच्चे। और हम एक एग्जाम्पल और दें आपको कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों के जब पूरा शिक्षा का अधिकार सबको जब किया इन्होंने 1835 में, उसके पहले तो ये सारे गुरुकुल चलते थे, मदरसे चलते थे, अल्पसंख्यक वर्गों के गुरुद्वारा चलते थे, उनमें स्कूल होता था। तो RSS ने अब SC, ST, OBC वर्ग को अपने स्कूलों में ले जा करके उनको ब्रेन वॉश तो किया, अपना लठैत तो बनाया, लेकिन ये अल्पसंख्यक वर्ग कभी नहीं कोशिश किया कि अपने संगठनों में, अपने स्कूलों में, अपने जो उनके चलाए जा रहे हैं शिक्षण संस्थान, उसमें SC, ST, OBC वर्गों को भी ले जाकर हम अपने रक्षा के लिए कुछ आदमी तैयार करें। इसका नतीजा यह कि SC, ST, OBC वर्ग के जो भी बच्चे थे वो इन अल्पसंख्यक वर्गों के एक दुश्मन के रूप में खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी माना नहीं कि उनके लिए कुछ काम किया। और RSS उसके विपरीत सारा काम करता गया। वो जंगलों में जा करके आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में काम करके अपने लठैत तैयार कर रहे हैं। तो ये काम अल्पसंख्यक वर्गों ने अगर नहीं किया तो इसकी वजह से आज उनके लिए ये बहुत बड़ा वर्ग उनका एक दुश्मन खड़ा हो गया। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो हमारे ही लोग हैं, जो लठैत हैं, जो उन्होंने तैयार किए हैं, क्या कारण है कि वो जो लोग हैं वी द पीपल के थ्रू भी अगर हम संगठन की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी आप ही ने कहा कि जो अम्बेडकरवादी कहते हैं अपने आप को, मगर वो सिर्फ नाम के लिए है, वास्तव में ब्राह्मणवाद में है। तो वो जो लठैत, वो जो मानसिकता है, आखिर वो दूर होगी कैसे? हाँ, उसके लिए अब जो खासकर OBC वर्ग में एक क्रीमी लेयर वर्ग को कॉन्सेप्ट दिया गया है। कुछ तो लोग आते होंगे इसमें। ये लोग इतने सक्षम हैं कि अगर ये चाहें तो अपना स्कूल बना सकते हैं। अगर स्कूल अपना बनाते हैं तो अपने लोगों को, उतने लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अपने उन बच्चों को जो बाहर के स्कूलों में वो 5,000 रुपये दे रहे हैं मनुवादियों स्कूल में, अपने बच्चों को 2,500 में पढ़ा सकते हैं, 2,000 में पढ़ा सकते हैं। तो एक तो आपका संसाधन अपने लोगों के पास जाएगा, उनका बाहर विरोधियों के पास नहीं जाएगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, कम दर में अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे, आपके वर्ग के लोग वहाँ पर बेरोजगार पाएंगे, उनका एम्पावरमेंट होगा। और इस तरह से जो सरकारी भरोसे आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो अपनी हम सब कुछ करेंगे, तो वो दिन आपके लिए ना आएगा, तब तक सारा सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा और फिर आपके बच्चे पढ़ने से भी रह जाएंगे। इसलिए आपको एक पैरेलल अपना भी तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, संस्थान खड़े करने पड़ेंगे। मगर वो बिना गवर्नमेंट के या बिना सत्ता के तो हासिल नहीं किया जा सकता ना सर? स्कूल बनाना, आपका प्राइवेट स्कूल बनाना, प्राइवेट संस्था खोलना, कोई सरकार का इसमें तो जरूरत है ही नहीं। वो RSS वाले जो खोल रहे हैं तो उसमें क्या सरकारी स्कूल का थोड़े, आपका अपना तो सर एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं कि 85% 90% की जो हम बात करते हैं, बात तो हम करते हैं 85 और 90 की, मगर जो सोच है वो ब्राह्मणवाद है। तो हम सत्ता पर 85% लोगों की जो सत्ता की भागीदारी की बात करते हैं, मिलने जुलने की बात करते हैं, एकजुटता की जो बात करते हैं, वो कैसे होगा? उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए एकमात्र रास्ता है कि जो भी हमारे लोग मनुवादी पार्टी में हैं, आप उन्हें भूल जाएं कि वो हमारे लोग हैं। वो आपके नहीं हैं, वो तन से आपका है, मन से वो उसी का है। अच्छा, उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो चले भी गए हैं किसी तरह वहाँ, तो वो अपनी, अगर आपकी बात करते हैं तो कल से वहाँ पत्ता उनका साफ हो जाना है। और अगर वो निकल जाएंगे तो फिर आप उनको इंडिपेंडेंट जिता भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो आपके नहीं हैं, ना आप उनके हैं। अब आपको सामाजिक जागृति करनी पड़ेगी। ये जो अभी मीटिंग हुई है एक हॉल में, तो जो हॉल में मीटिंग होती है, कहता है कि बाहर एक
जब तंबू होगा उसमें कुछ बम्बू होंगे, यहाँ बम्बू तैयार हो सकते हैं। इन बम्बुओं के सहारे खुले खुले जगह में जा करके गांव-गांव जाके आपको तंबू अपने बनाने पड़ेंगे, और उन तंबुओं के माध्यम से जब आप प्रचार करेंगे, जब आपके लोग संगठित होंगे, तो ये दूर नहीं है कि 543/543 आपके लोग इंडिपेंडेंट जीतेंगे, और जब वो आपके लोग जीतेंगे तो वो तभी वो आपके काम कर पाएंगे। बड़ी पार्टी हो जाए, चाहे वो 270 सीट वाली, अगर 5 सदस्य वाली दूसरी पार्टी हो जाए तो उसका ताकत ज़्यादा हो जाता है सत्ता बनाने में, तो ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी सत्ता के लिए अपने लोग तैयार करने पड़ेंगे, अपने खड़ा करने पड़ेंगे। और जब तक ये बाबा साहब ने साफ कहा था कि ये सच है कि सभी समस्याओं का समाधान जो है राजनीतिक पूंजी है, लेकिन उस सामाजिक पूंजी को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सत्ता राजनीतिक सत्ता चाहिए, क्योंकि राजनीतिक बगैर आपका कुछ समाधान नहीं हो सकता है। और राजनीतिक सत्ता के लिए आपको लिए एक सामाजिक सत्ता बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत सारे पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू अभी सत्ता में हो, या मायावती जी बहन हो, या अखिलेश जी, कई बार सत्ता में ये लोग आए, लेकिन सत्ता आई और हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं थी। अगर आपके पास सामाजिक सत्ता होती तो आपकी सत्ता कभी हाथ से नहीं जाती। और जिसके 2 सीट कभी हुआ करते थे, आज पूर्ण बहुमत में है, इसलिए कि उसके पास सामाजिक सत्ता अपनी है, और वो इसीलिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली इसने। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जितने भी बहुजन के संगठन हैं, बहुजन की पार्टियां भी बनी हुई हैं, और वो अपने अपने सिर्फ जातिगत आधार पर ही चलती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि संगठित होने में इनको आपस में दुविधा होती होगी, या इकट्ठा हो तो कैसे? हाँ, मेन देखिए, जो इनका बनाने वाले जो हैं वो कभी इसे फोबिया से निकल नहीं पाए हैं। जब तक वो ये ना निकलेंगे कि ये हमने अपने एक संपत्ति के तौर पर पार्टी बनाई है या अपने वंशजों के लिए बनाई है, तब तक इससे जनता का, बहुजन का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। इनको इससे निकलना पड़ेगा। ये निकल करके कहते तो हैं डेमोक्रेसी की बात, लेकिन खुद जब डेमोक्रेसी नहीं करेंगे, लाएंगे, डेमोक्रेटिक खुद नहीं बनेंगे, तो वो व्यक्ति तो हिपोक्रेसी की बात हो गई। तो खुद डेमोक्रेटिक बनिए, फिर आप डेमोक्रेसी की बात करिए। तो सबसे पहले आपके जो पार्टी है या संगठन है, उसमें कम से कम आपका तो खास करके कोई डायरेक्ट प्रतिनिधि वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप अपने उन तमाम वर्गों को जोड़िए, उन तमाम समाज के जातियों लोगों को लाइए जो आपसे अलग हैं। तो जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, कम से उतना प्रतिनिधित्व आपका बढ़ेगा, और उतने जाति का प्रतिनिधित्व जब बढ़ जाएगा तो फिर आपका संगठन अपने आप डेमोक्रेटिक होगा, और आपका प्रचार प्रसार और ताकत भी आगे बढ़ेगी। सर, जितने भी संगठन हैं बहुजन समाज में, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको एक छत्र, एक तार के नीचे कैसे लाया जा सकता है? उसके लिए देखिए, सबसे पहले जैसे अभी बी द पीपल है, इन्होंने कई संगठनों को यहाँ बुलाया है। उनके ठीक है पदाधिकारी आए हैं, 20-25 संगठन हैं, उनके पदाधिकारी आए हैं। मैं चाहूँगा कि देश में जितने भी हजारों संगठन हैं, उनके पदाधिकारी एक बार बैठें, ये एक अलायंस करें, एक ग्रैंड अलायंस करें। मैं तो देखता हूँ कई हमारी पार्टियाँ भी हजारों की संख्या में हैं, और वो राष्ट्रीय पार्टी लिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी अपने गांव का एक वार्ड का इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो पार्टियाँ बना रखे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप जितनी भी पार्टियाँ, आप कुछ ना करो, लाखों की तादाद में अगर आप हैं, तो आप कम से कम अपने अपने एरिया का एक वार्ड का इलेक्शन या प्रधान का, सरपंच का इलेक्शन जीत लो। अगर आपने 2.5 लाख पंचायत आपके पास है, 2.5 लाख पद और प्रधान और सरपंच का पद आपने कैप्चर कर लिया, तो फिर आप सब कुछ कैप्चर कर लीजिए। तो हम एक बार संसद की ओर भागते हैं। शुरुआत जड़ से होनी चाहिए। आप ऊपर पेड़ पर एक बार की नहीं पहुंच सकते, जड़ से पहुंचना है आपको। तो आप पहले पंचायतों पर कब्जा करिए। पंचायत में आपके प्रधान, आपके सरपंच, आपके वार्ड के अगर सदस्य होने लग जाएंगे, और जानते 33 लाख लोगों के पद होते हैं टोटल पंचायत में, 33 लाख अगर आपके लोग बन गए, तो समझ लीजिए कि आपकी सत्ता तो बनी है। तो आप वहाँ शुरुआत करिए, बजाय यहाँ। अगर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सचमुच में समाज के प्रति नहीं, आप कोई न संगठन के माध्यम से एक दुकानदारी खोल रखे हैं।